Well, students, today uh, we discuss Carnot's theorem. Myself, Dr. Muralidhar Prasad Singh, Associate Professor, Department of Physics, BNM कॉलेज बढ़िया। हम लोग आज कार्नोट्स थ्योरम पढ़ेंगे कि कार्नोट्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट ये देखेंगे। हम लोग बहुत तरह के इंजन के बारे में पढ़े इसके पहले +2 लेवल पर, और पहले भी बहुत सारे इंजन के बारे में हम लोग अध्ययन किए। देखते हैं कि कोई भी इंजन जो है उसमें एनर्जी, जैसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है कि वो जितना हम ये एनर्जी सप्लाई करते हैं उतना वर्क डन होता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन देखते हैं इंजन के केस में कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं होता है, कुछ कम हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू रेडिएशन, हीट लॉस होता है, यानी एनर्जी लॉस होता है। तो कार्नोट्स एक डिवाइस जो इंजन है सबसे बेस्ट इंजन है, और इसका जो रिवर्सेबल इंजन है कार्नोट्स इंजन, तो इसमें मैक्सिमम जो है, इससे कोई इंजन जो है, नो इंजन इज़ मोर इफ़िशिएंट देन कार्नोट्स इंजन। तो ये एक कार्नोट्स थ्योरम है। ये कार्नोट्स थ्योरम कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। कहता है कि कोई रिवर्सिबल इंजन जो है उसकी दक्षता, एफिशिएंसी जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जो है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट मेयरली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर लिमिट्स बिटवीन व्हिच द इंजन वर्क्स। ये केवल मेयरली उस पर डिपेंड करता है कि ये जो टेम्परेचर लिमिट्स है इनका बिटवीन द इंजन्स वर्क, जिस टेम्परेचर लिमिट के बीच में ये काम करता है उस पर डिपेंड करता है मेयरली, और ये वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव सेम इफिशिएंसी। तो ये थ्योरम यही कहता है कि ऑल रिवर्सिबल, जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं वो जो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में यदि काम कर रहे हैं तो उनका इफिशिएंसी सेम होगा। नो इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। कोई भी इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता। ये है कार्नोट्स थ्योरम। अब इसको हम लोग देखेंगे प्रूव करके कि कैसे जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर 2 रिवर्सिबल इंजन। 2 इंजन देखिए, ए और बी। मान लिया ए एक हीट इंजन है, बी जो है रेफ्रिजरेटर है। 2 इंजन हम लोग कंसीडर करते हैं, ए एंड बी, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर T1 एंड T2। T1 इज सोर्स एंड T2 टेम्परेचर सिंक का है। बिटवीन दिस इज शोन इन फिगर 1। तो कंसीडर 2 रिवर्सिबल इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट T1 एंड T2 शोन इन फिगर 1। ए एंड बी आर कपल्ड, और ये दोनों इंजन जो ए और बी है ये कपल्ड कर दिया गया है। सपोज ए, अब मान लेते हैं हम लोग कि ए इज़ मोर इफिशिएंट देन बी। हमको प्रूव करना है वो कार्नोट्स थ्योरम को। इसके लिए हम लोग मानते हैं शुरुआत में कि ए जो है ये ज़्यादा इफिशिएंट है देन बी। इंजन ए वर्क्स एट ये इंजन ए वर्क्स एज हीट इंजन एंड बी एज रेफ्रिजरेटर। ए, अब मान लो कि ए एब्जॉर्ब्स कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट H1 फ्रॉम सोर्स विच इज ऑन टेम्परेचर T1 और T1 एंड इट डज एक्सटर्नल वर्क W ऑन W एंड ट्रांसफ़र इट टू B। और ये यहाँ से हीट, ये टेम्परेचर T1 ये सोर्स है, यहाँ से H1 टेम्परेचर हीट लिया और W वर्क डन किया, जो कि ट्रांसफ़र करता है किसको, B को, ये रेफ्रिजरेटर को। एंड ट्रांसफ़र दिस वर्क टू B एंड द हीट रिजेक्टेड। और इससे जो हीट, कुछ मान लिया H2 हीट रिजेक्ट हो रहा है टू द सिंक। यहाँ ये देखिए सिंक जो टेम्परेचर T2 पर है, और द इंजन B एब्जॉर्ब अमाउंट H2 डैश
ये हीट H2 डैश इसे एब्जॉर्व कर रहा है फ्रॉम द सिंक एट टेम्परेचर T2 एंड वर्क W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस पर W वर्क डन कर रहा है। द हीट गिवन टू द सोर्स एट टेम्परेचर T1 इज H1 डैश। ये देखिए, ये H1 डैश जो है हीट यहाँ से गिव दे रहा है ये इसको, रेफ्रिजरेटर सोर्स को। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ इंजन ए जो होगा, इंजन हीट इंजन ए का इफिशियंसी ईटा इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई H1। H1 जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, H2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, इससे H1 एब्जॉर्ब किया, H2 रिजेक्ट किया और W वर्क डन हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस वर्क डन होगा, यानी दिस मच इक्वल टू W बाई H1 माइनस H2 बाई H1 बराबर W बाई H1, जहाँ W है अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस इज फिगर 1। और इफिशियंसी ऑफ इंजन बी जो होगा, यदि मान लेते हैं इसको ईटा डैश, तो ये हो जाएगा कितना, H1 डैश माइनस H2 डैश डिवाइडेड बाई H1 डैश एंड दिस मच इक्वल टू W बाई H1 डैश। तो देखिए ईटा बराबर हो गया W बाई H1, ईटा डैश बराबर W बाई H1 डैश। अब चूँकि हम माने थे, यहाँ चले थे कि A इज मोर इफिशियंट देन B, ऐसा मान के चले हैं, यानी ईटा इज ग्रेटर देन ईटा डैश, देयरफॉर क्या हो जाएगा, H1 डैश इज ग्रेटर देन H1 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से H2 डैश इज ग्रेटर देन H2 हो जाएगा। Thus for engine A and B, thus for two engine A and B working as a coupled system, दोनों को कपल किए हुए हैं, हम जोड़े हुए हैं इंजन A और B को, H2 डैश माइनस H2 is quantity of heat taken from sink at temperature T2 and H1 dash minus H1 is the quantity of heat given to the source at temperature T1. So both H2 dash minus H2 and H1 dash minus H1 are positive. ये दोनों क्या हैं, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, it means that heat flow from sink at lower temperature T2 to source at higher temperature T1। अब देखिए, अभी ये उल्टी बात कुछ नज़र आ रही है कि इसका मतलब हुआ कि हीट फ्लोज फ्रॉम सिंक जिसका टेम्परेचर लोअर है, लोअर से, जो कि T2 टेम्परेचर माने हैं, तो T1 बड़ा है T2 से, T1 ज़्यादा है T2 से, T2 कम है T1 ज़्यादा है, सिंक का टेम्परेचर लोअर है, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इससे देखते हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 टू सिंक टेम्परेचर T2 टू सोर्स एट हायर टेम्परेचर T1, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर। अब देखिए एकदम जस्ट रिवर्स आ रहा है रिजल्ट कि हीट इसके अनुसार तब होगा क्या थ्योरेटिकली कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा हीट, बट नो एक्सटर्नल वर्क हैज़ बीन डन ऑन द सिस्टम। तो दिस इज कंट्रेरी टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए ये तो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल सेकेंड लॉ है उसका ठीक उल्टा हो गया कि हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर बॉडी टू हायर बॉडी हो रहा है, जबकि ऐसा होता है हायर टू लोअर होता है। ये नेचुरल भी है कि हायर बॉडी टू लोअर बॉडी जो है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो होता है, इसमें उल्टा हो रहा है। दस जो हम लोग, इसका मतलब है जो हम लोग माने थे कि ईटा पीछे कि ईटा इज ग्रेटर देन ईटा डैश, यानी ईटा इफिशियंसी इंजन ए का जो है हम ज़्यादा माने थे, मोर इंजन ए इज मोर इफिशियंट देन बी, ये मान के हम चले थे, ये डेरिवेशन कर रहे थे। तो इस रिजल्ट उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ईटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ईटा डैश, यानी इफिशियंसी ऑफ इंजन ए इज नॉट greater than efficiency of engine B. The two engines working between the same two temperature limits
हैव सेम इफिशियंसी। इसका मतलब हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब हो क्या होगा कि द टू इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर लिमिट्स हैव सेम इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी बराबर होगी। मोर ओवर इन केस ऑफ कार्नोट्स इंजन देयर इज नो लॉस ऑफ हीट ड्यू टू, और कार्नोट्स इंजन में हीट का जो है लॉस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नहीं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इस सब तरह से जो है हीट का लॉस होता है, वो कार्नोट इंजन में ये नहीं होता है। 10 कार्नोट्स इंजन हैज़ मैक्सिमम इफिशियंसी। इस तरह से हम प्रूव कर दिए कि कार्नोट्स इंजन का जो है मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस का नेचर कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी वर्किंग सब्सटेंस में हो, लेकिन उसके इंजन के इफिशियंसी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड मे बी द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, द इफिशियंसी डिपेंड्स मेयरली अपॉन द टू टेम्परेचर लिमिट्स। वो टेम्परेचर लिमिट्स जो उनका है उस पर डिपेंड भले करेगा, उसके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। और प्रैक्टिकल इंजन में हम जितने भी हैं उसमें देखते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एट्सेट्रा, एंड हेंस इट्स इफिशियंसी इज़ ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द कार्नोट्स इंजन। इसलिए कार्नोट्स इंजन से इसका हमेशा इफिशियंसी, जितने भी इंजन हैं उस सब का कम होता है, और कार्नोट्स इंजन का इफिशियंसी सबसे अधिक होता है रिवर्सिबल इंजन का। चूँकि ये इसमें मेन यही है कि वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर इसकी इफिशियंसी नहीं निर्भर करती है, इट मेयरली डिपेंड्स ऑन द टू टेम्परेचर लिमिट्स, बस। तो दिस इज मोर अबाउट कार्नोट्स थ्योरम। हाँ, ओके, थैंक यू।